हाय एफ लवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए, यू आर नॉट मिस्ट्रेस के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग आर्ग्यूमेंट के दौरान ही बेहोश हो चुका था और अब वी हीलर्स के दौरान वो अपने एंड से कोई भी एफर्ट्स नहीं डाला था, या फिर ये कहो कि वो खुद से अब होश में आना ही नहीं चाहता था। इसी के साथ यहाँ पे लान वांग जी कहीं ना कहीं एक गिल्टी फील करने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ हो। हालांकि अभी भी वो विंग को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि विंग ने जो उसके साथ 9 सालों तक किया था उसे एक पल में कैसे माफ़ कर दे। हाँ, उसे एक चीज़ की संतुष्टि ज़रूर थी कि उसने विंग ने उससे ये बोला था कि विशान उसकी बेटी नहीं है, लेकिन फिर भी उसे पूरी की पूरी सच्चाई जाननी थी। क्या अगर विशान विंग की बेटी नहीं है तो किसकी बेटी है? क्या विंग फिर से झूठ बोल रहा है? क्या विंग खुद को बचाने के लिए सब कुछ बोल रहा है? क्या वो मुझे दोबारा पाने के लिए सब कुछ बोल रहा है? मान लिया कि विशान उसकी बेटी नहीं है, लेकिन विंग ने यही गुनाह तो नहीं किया है ना। उसने और सारे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें मेरे साथ की हैं, मैं उनको कैसे भूल जाऊँ। ये सोचते सोचते उसकी नज़र फिर से विंग के ऊपर गई, जो कि अभी भी अनकॉन्शियसली उसके बेड में पड़ा हुआ था। उसका हाथ अभी भी लान वांग जी के हाथों में था और अननोइंगली ही वो खुद ब खुद विंग के पास जाके बैठ चुका था। उसके इतने करीब जा चुका था कि उन दोनों के फिगर एकदम टच हो रहे थे। और इसी के साथ लान वांग जी ने विंग के फॉरहेड से उसके कुछ बालों को हटाते हुए बोला, उठो विंग, मेरे क्वेश्चन का आंसर देना है तुम्हें। तुम इस तरीके से नहीं जा सकते। अगर तुमने कुछ बातें बोली हैं तो उन्हें पूरी तरीके से क्लियर करो। मुझे बताओ कि विशान किसकी बेटी है और तुम इतने सालों से मुझसे दूर क्यों थे? क्या उसका भी कोई कारण है? क्या सच में तुम मुझसे प्यार भी करते थे या नहीं? लान वांग जी ने धीरे धीरे अपने हाथों को विंग के फेस पे, फॉरहेड पे, उसके बालों पे उसको सहलाना स्टार्ट किया। धीरे धीरे से ही लान वांग जी अनोइंगली ही खुद विंग के साइड में जाके सो चुका था। और इसी के साथ वो दोनों ही पूरी रात भर एक दूसरे को कडल करके सोए हुए थे। हालांकि अगली सुबह जब लान वांग जी उठा तब भी विंग की हेल्थ में कोई ज़्यादा सुधार नहीं था। वो अभी भी बेहोश पड़ा हुआ था, लेकिन लान वांग जी को महसूस हुआ कि उसने रात भर कुछ अलग तो महसूस किया था, मानो विंग होश में हो, या फिर ऐसा लग रहा था कि विंग कुछ ना कुछ कंफर्टेबल तो फील कर रहा था उसके इस तरीके से इसको हक करने से। लेकिन सुबह हो चुकी थी और लान वांग जी को भी उठना होगा। इसी के साथ विंग को वहाँ पे वैसे ही अनकॉन्शियस छोड़ के वो अपने मॉर्निंग रूटीन्स के लिए जा चुका था। लगभग 2 घंटे निकल चुके थे और सुबह के 7 बज रहे थे। इसी के साथ वैन किंग वहाँ पे आ चुकी थी फिर से विंग को चेक करने के लिए। इस बार जब वैन किंग ने विंग को चेक किया तो उसने थोड़ी सी एक उम्मीद उसके अंदर जागी थी कि विंग ठीक हो सकता है, क्योंकि उसके नर्व्स को चेक करने के बाद उसको ये लग रहा था कि कल तक जो विंग की कंडीशन थी उससे काफ़ी हद तक ये ठीक हो चुका है और इस वक्त वो गहरी नींद में है। वो बेहोश नहीं है, वो गहरी नींद में है और अगर से उठाने की कोशिश की जाए तो ये उठ सकता है। लेकिन विंग के हिसाब से इस वक्त विंग का सोना ही सही होगा, ताकि वो अच्छे से रिकवर हो सके और अंदर ही अंदर वो जो खुद की स्पिरिचुअल पावर को रिगेन करने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए भी उसका सोना ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ उसे समझ में नहीं आई कि कल तक जो इंसान खुद से उठना नहीं चाहता था, आज वो खुद की स्पिरिचुअल पावर को रीगेन करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने लान वांग जी की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुमने नाइट में कुछ ऐसा किया था जिसके चलते विंग इतना ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है? लान वांग जी को नहीं पता था कि उसने क्या किया है, तो उसने डायरेक्टली वैन किंग से आंसर करते हुए बोला, नहीं, उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया है। लेकिन हाँ, हम दोनों एक साथ सोए थे, मैंने उसको कडल किया हुआ था और जब हम नींद में थे तो मुझे लग रहा था कि शायद विंग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में है। लेकिन जब भी मैं विंग को देखता था तो उसके हाथ मेरे हाथों से या मेरे अराउंड ट्रैप नहीं थे। वो एकदम वैसे ही पोजीशन में सोया हुआ था जैसे मैं उसको लेके सोया था। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि विंग कहीं ना कहीं कंफर्टेबल फील कर रहा है। ये दोनों अपनी बातों को आगे कंटिन्यू कर पाते इससे पहले ही मिस्टर सियाओ कुछ सैनिकों के साथ वहाँ पे आ चुके थे। वहाँ पे आते ही उसने सबसे पहले महारानी किंग और मिस्टर स्लान दोनों को ही बो डाउन किया और इसी के साथ महारानी किंग से महाराज का हाल चाल पूछा।
वैन किंग ने विंग का पूरा हाल मिस्टर सियाओ को बता दिया था। इसी के साथ मिस्टर सियाओ वहाँ पे सैनिकों को लेके आए थे, तो ये सारी चीज़ें उन दोनों को ही बहुत ज़्यादा अजीब लगी, यानी कि लान वांगजी और वैन किंग दोनों को ही ये बात कुछ अजीब लग रही थी। तो वैन किंग ने मिस्टर सियाओ से पूछ भी लिया कि इन सैनिकों को लेके तुम यहाँ पे क्यों आए हो। मान सकता हूँ तुम्हारी दासियाँ तुम्हारे साथ मान सकती हूँ अगर तुम्हारी दासियाँ तुम्हारे साथ होती तो मैं कह सकती थी कि तुम यहाँ पे सिर्फ विंग को विजिट करने के लिए आए हो, लेकिन तुम सैनिकों के साथ क्यों आए हो। तो तभी मिस्टर सियाओ आंसर करते हुए बोलते हैं, मैं इन सभी सैनिकों को यहाँ से महाराज को ले जाने के लिए लेके आया हूँ, ताकि इन्हें एक अच्छी सी कंफर्टेबल पोजीशन में इनके ही महल में रख दिया जाए और वहाँ पे जाके इनका अच्छे से ट्रीटमेंट कराया जाए, क्योंकि यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि ये इतने कंफर्टेबल हो पाएंगे। और वैसे भी अगर ये इतने कंफर्टेबल होते ही तो इनकी स्थिति कभी ख़राब नहीं होती। जब तक ये महल में रहते थे ये बहुत अच्छे से रहते थे, आखिरकार सिर्फ 2 दिन यहाँ पे रहने से ऐसा क्या हो गया महाराज को कि वो अभी तक बेहोश पड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि हमें महाराज को महल में ही शिफ्ट कर देना चाहिए। इससे आगे मैंग्याओ कुछ बोल पाता, महारानी किंग उसे रोकते हुए बोलती है, और ये तुम्हें किसने बोल दिया कि वो यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है। यहाँ पे महारानी लान और मैं हम दोनों ही यहाँ पे उनका ध्यान रखने के लिए, तो तुम्हें किसने बोल दिया कि सैनिकों को लेके आओ और महाराज को महल में शिफ्ट कर दो। मैंग्याओ आगे कुछ बोल पाता, इससे पहले ही फिर से उसे काटते हुए वैन किंग बोलती है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा लिया हुआ कोई भी डिसीजन यहाँ पे सही साबित होने वाला है। मैंग्याओ फिर से वैन किंग की बात को काटते हुए बोलता है, मुझे नहीं लगता कि महाराज को किसी मिस्ट्रेस के पास रहना चाहिए। अगर उनको देखभाल के लिए पूरी की पूरी आवाम मिल सकती है, बहुत सारी दास दासियाँ मिल सकते हैं, तो लान वांगजी यानी कि मिस्ट्रेस लान की क्या ज़रूरत है। वैसे भी यहाँ पे आके उनकी तबीयत ही ख़राब हुई है, मुझे नहीं लगता कि मिस्ट्रेस लान उनका अच्छे से ध्यान भी रख पाएंगे। अगर ऐसा होता वो अभी तक होश में आ चुके होते। मुझे लगता है कि हमें महाराज को महल में शिफ्ट कर देना चाहिए और आपको भी मेरा साथ देना चाहिए। इसी के साथ उसने सैनिकों को इशारा कर दिया कि वो महाराज को शिफ्ट करे, जो स्ट्रेचर वो लेके आया था उसमें रखे और इसी के साथ महाराज को अपने साथ लेके जाए। इससे पहले वो सैनिक अपने कदमों को आगे बढ़ा पाते, लान वांगजी और वैन किंग दोनों ही शार्प गेज के साथ उन सभी की तरफ देखते हैं कि वो लोग इसी गेज में ही इतना डर चुके थे कि वो सभी के सभी लोग एकदम वहीं पे खड़े हो चुके थे, उनके आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं थी। इसी के साथ फिर से वैन किंग बोलना स्टार्ट करती है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें ये बता दूं कि वो मिस्ट्रेस लान नहीं है। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे महाराज ने खुद उन्हें महारानी का ओहदा दे दिया है। क्या तुम्हें लगता है कि अभी भी उन्हें मिस्ट्रेस लान बोलना चाहिए। वेंग्याओ फिर से वैन किंग को काटते हुए बोलता है, और शायद आप भूल रही हैं कि मिस्टर स्लान ने खुद उस महारानी के ओहदे को ठुकराया है, तो अब मैं उन्हें मिस्टर स्लान क्यों ना बोलूं। आखिरकार उन्होंने खुद से ही बोला है कि वो महारानी का ओहदा नहीं लेंगे, तो ऑफकोर्स सी बात है वो मिस्ट्रेस ही हुई ना। इससे पहले वो कुछ बोल पाता या फिर वैन किंग उसका आंसर कर पाती, इससे पहले ही लान वांगजी आंसर करते हुए बोलता है, शायद तुम्हारे सुनने में कुछ गलती हुई है। मैंने बोला था ना ही मैं महारानी बनना चाहता हूँ और ना ही मैं मिस्ट्रेस बनना चाहता हूँ। मैं सुयोई और युवान दोनों का ही पिता हूँ, मैं उनका बाबा बन के ही यहाँ पे रहना चाहता हूँ। क्या तुम्हें ये चीज़ें अच्छे से समझानी पड़ेंगी कि मैं मिस्ट्रेस नहीं हूँ और ना ही कभी था और ना ही कभी बनने वाला हूँ। जो तुम हो वो तुम अपने ओहदे को अपने पास रखो, मेरे पे उस ओहदे को ज़बरदस्ती थोपने की ज़रूरत नहीं है। वो ओहदा तब तक मेरा नहीं हो सकता जब तक मैं उसको स्वीकार नहीं करता, और मैंने मिस्ट्रेस बनने के इस ओहदे को कभी भी स्वीकार नहीं किया। इसी के साथ वैन किंग फिर से मैंग्याओ को करारा जवाब देते हुए बोलती है, और हाँ अगर तुम्हें लगता है कि लान वांगजी ने महारानी के ओहदे को एक्सेप्ट नहीं किया तो भी तुम कोई नहीं होते हो उसे यहाँ से लेके जाने वाले, क्योंकि फिर भी महारानी मैं हूँ, मेरे पास इस वक्त सारे के सारे अधिकार हैं। और शायद तुम्हें पता ना हो तो मैं तुम्हें फिर से बता दूं, नियम यही कहता है कि अगर महाराज किसी भी फैसले को लेने में असमर्थ हैं, किसी भी तरीके से वो सक्षम नहीं हैं, तो उस वक्त सारे के सारे फैसले महारानी लेगी या फिर होने वाले युवराज लेंगे। इस वक्त युवराज छोटे हैं तो वो किसी भी तरीके का फैसला नहीं ले सकते, और रही बात मेरी तो मैं महारानी हूँ और मैं ही ये आदेश दे रही हूँ कि वीन को यहाँ से कोई नहीं हिला सकता। महाराज जिस जगह पे हैं वो वहीं पे रहेंगे, और तुम जैसे मिस्ट्रेस की यहाँ पे आने की ज़रूरत भी नहीं है। महाराज को देखना चाहती हो तो बेशक आओ, देखो, मिलो और चुपचाप चले जाओ। इससे ज़्यादा उनके पास आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उनके लिए उनकी वाइफ और महारानी दोनों हैं
जो उनका ध्यान रख सकती है। अगर तुम्हारा हो चुका हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि अभी अभी मैंने तुम्हारे महाराज का चेकअप किया है, जिसके अकॉर्डिंग वो अभी रेस्ट करना चाहते हैं और मुझे नहीं लगता कि तुम महाराज को किसी भी तरीके की तकलीफ देना चाहते हो, इसलिए यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यहाँ पे सच में तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। मिस्टर सियाओ फिर भी अपने आप को हार ना मानते हुए वो फिर भी सैनिकों से आदेश देते हैं कि उन्हें यहाँ से उठाया जाए और महल में लेके जाया जाए। इससे पहले वहाँ पे और ज़्यादा बातें हो पाती, वैन किंग थोड़ा सा एग्रेसिव होके वहाँ पे बोलती हैं, क्या मिस्टर सियाओ महारानी के फैसले को ना मानने की गलती कर रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, जिसके चलते आपको कोई भी सजा हो सकती है, क्योंकि आप मेरे फैसले का उल्लंघन कर रहे हैं। और जहाँ तक मुझे याद है, तुम्हें ऐसा कोई भी अधिकार नहीं दिया गया है कि तुम किसी भी तरीके से मुझे या महारानी लान की बातों को काट सको। इसलिए अच्छा होगा तुम यहाँ से चुपचाप बाहर निकलो, वरना मेरे पास और भी तरीके हैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने की। महारानी किंग ने अपनी बात को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया था, लेकिन उनका ऑरा जो था ना, वो इतना स्ट्रांग था, या फिर ये कहो कि इतना पावरफुल था कि मैंग्याओ उसे देख के ही वहाँ पे कांप चुका था, क्योंकि वो भी अच्छे से जानता था कि महारानी के अगेंस्ट जाने का क्या नतीजा हो सकता है उसको सजा में कुछ सालों की जेल भी हो सकती है। इसलिए उसने अपने आप को और ज़्यादा मुसीबत में ना डालते हुए यहाँ से अपने कदमों को बाहर निकाल लिया। लेकिन वो सोचते जा रहा था कि उसे किसी भी तरीके से विंग को वांगजी से दूर तो करना होगा। जैसे ही मैंग्या वहाँ से जा चुका था, लान वांगजी और वैन किंग फिर से बात करना स्टार्ट कर चुके थे। लान वांगजी फिर से नाइट में जो भी उसने किया था वो हर एक चीज़ वैन किंग को बताना स्टार्ट करता है, और इसके परिणाम स्वरूप वैन किंग को सिर्फ एक ही बात समझ में आती है कि विंग को वांगजी का पास रहना ही सही लग रहा है, और वही चीज़ें हैं जो उसे कंफर्टेबल फील करा रही हैं। इसलिए उसने वांगजी को और भी सजेस्ट किया कि अगर वो चाहता है कि वो ठीक हो जाए, तो उसे उसके पास रहना होगा, उसे कंफर्टेबल फील कराना होगा, जितना हो सके उसके करीब रहो, उससे बातें करने की कोशिश करो, क्योंकि तुम्हारी बातें उसको इफ़ेक्ट डाल सकती हैं, और शायद तुम ही हो जो ये सब कुछ कर सकते हो। अगर किसी और के लिए ना सही तो अपने बच्चों के लिए करो, इस आवाम के लिए करो, और इस कल्टीवेशन वर्ड के लिए भी करो, क्योंकि तुम्हारी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है। और भरी रात सभा में ये तुमने ही कहा था कि अगर मैं खुद तुम्हें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देती हूँ तो तुम उसे पूरी तरीके से स्वीकार करोगे, बहुत अच्छे से निभाओगे भी। और मैं आज तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी देती हूँ कि आज के बाद महाराज का ख्याल सिर्फ तुम्हें ही रखना होगा, किसी और को मैं अलाउ नहीं करती। ऐसा कहते हुए वैन किंग वहाँ से जा चुकी थी, और वैन किंग की बात पे अमल करते हुए लान वांगजी सोच चुका था कि ठीक है, महारानी का आदेश समझ के ही सही वो विंग का पूरा ध्यान रखेगा। लगभग एक दिन पूरा निकल चुका था और विंग अभी तक पूरी तरीके से सोया हुआ था, लेकिन अब वो खतरे से बाहर था। ये इस बात खुद वैन किंग ने ही यहाँ पे अनाउंस की थी। वो होश में आ चुका था, बस सोया हुआ था, और साथ ही साथ उसे जितनी देर सोना है वो उतनी देर सो सकता है, क्योंकि ये उसकी स्पेशल पावर के लिए और भी अच्छी बात है। इसलिए अगर हो सके तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया जाए। लान वांगजी भी खुश था इस बात से कि फाइनली विंग खतरे से बाहर है, और कभी ना कभी तो ज़रूर उठेगा। आज की नाइट भी फिर से लान वांगजी ने वही प्रोसीजर किया। विंग को कडल करते हुए वो फिर से सोया हुआ था, लेकिन मिडनाइट में ही विंग होश में आ चुका था। लेकिन लान वांगजी को अपने इतने करीब देख के उसे बिल्कुल भी इच्छा ही नहीं हुई कि वो थोड़ा सा भी मूव करे, या फिर थोड़ी सी भी अपने हलचल करने की वजह से वो लान वांगजी को उठा दे, क्योंकि हो सकता है कि लान वांगजी उसकी हलचल करने की वजह से उठ जाए, और साथ ही साथ अगर वो उठ गया तो शायद उसके बाद वो उसको जिस तरीके से अभी पकड़ के रखा हुआ है, जिस तरीके से उसने हक किया हुआ है, कडल किया हुआ है, शायद वो उस तरीके से फिर ना करे, और अपने आप के बीच में, यानी कि विंग और खुद के बीच में एक बहुत बड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर ले, जो कि विंग नहीं चाहता था। इवन अभी तो नहीं चाहता था, क्योंकि लान वांगजी ने जितना कुछ भी सहन किया है उसके अकॉर्डिंग एक चीज़ तो विंग भी समझ चुका था कि उसको इतनी आसानी से माफ़ी मिलने का कोई भी अधिकार नहीं है। लेकिन इस वक्त वो थोड़ा सा सेल्फिश हो रहा था, और वो भी चाहता था कि लान वांगजी के साथ वो एक अच्छा टाइम स्पेंड करे। इसलिए उसने बिना टाइम खुद को मूव किए वो एकटक सिर्फ और सिर्फ लान वांगजी को देखे जा रहा था। धीरे धीरे उसके हाथ खुद ब खुद लान वांगजी के फेस पे जा रहे थे। वो अपने फिंगर से लान वांगजी के पूरे फेस पे अपना उंगली को घुमा के
उस मोमेंट को बस एंजॉय कर रहा था। इस चीज़ को न जाने उसने कितने साल पहले किया था, कितने साल पहले उसने सोते हुए लान वांग जी को देखा था, इस तरीके से उसे छुआ था, उसकी चीक्स को पिंच किया होगा, नोज को पिंच किया होगा, उसे किस किया होगा। ऐसे बहुत सारे मोमेंट थे जो विंग ने मिस किए हैं, लेकिन आज वो फिर से एक बेवस्था के साथ वहाँ पे बैठा हुआ था, वहाँ पे सोया हुआ था, क्योंकि वो इससे आगे कुछ नहीं कर सकता था। क्योंकि अगर लान वांग जी उठ गया तो उसका ये मोमेंट भी पता नहीं कब, किधर और किस तरीके से खराब होगा, वो नहीं जानता था। जहाँ रात भर लान वांग जी पीसफुली सोया रहा, वही विंग रात भर सिर्फ और सिर्फ लान वांग जी को ही देखता रह गया, क्योंकि वो इस चीज़ को बहुत टाइम के बाद फील कर रहा था। उस चीज़ को देखने का मौका उसे बहुत टाइम के बाद मिला था। अपनी नींद के चक्कर में वो इस चीज़ को तो नहीं गवा सकता था, इसलिए एक दिन की नींद गवा के विंग ने पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ लान वांग जी को देखना ही सही समझा। सुबह हो चुकी थी। लान वांग जी जैसे ही अपने आप को थोड़ा सा मूव कर रहा था, विंग समझ चुका था कि लान वांग जी के उठने का टाइम हो चुका है। दैट मीन्स उसके नाटक करने का टाइम हो चुका है और अब उसे सोना होगा। क्योंकि जागते हुए विंग को लान वांग जी ने देख लिया तो लान वांग जी विंग के ऊपर तो कयामत आ जाएगी। इसलिए उसने अपनी आंखों को बंद किया और चुपचाप सो गया। दूसरी तरफ लान वांग जी था, जो कि उठ चुका था, और उठने के बाद थोड़ी देर विंग को देखने के बाद वो विंग से बोला, क्या तुम अभी भी सोने वाले हो? क्या तुम उठने वाले नहीं हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे नाटक को पहचान नहीं पाऊंगा? अपने नाटक को बंद करो और उठ जाओ, क्योंकि मुझे पहले से ही पता है तुम सोए हुए नहीं हो। ऐसा कहते हुए उसने अपने आप को बेड से नीचे कर लिया। दूसरी तरफ विंग था, जो कि ये सोच रहा था कि वो अभी भी कंटिन्यू करे या फिर लान वांग जी के पता चल जाने के बावजूद भी वो क्या करे। ये बात सोचते सोचते फाइनली उसने बोल ही दिया, चलो ठीक है, मैं उठ ही जाता हूँ। इसी के साथ उसने अपनी आंखों को खोला और अपने आप को थोड़ा सा खिसकाते हुए बेड के हेडबोर्ड के साथ अपने आप को सहारा देते हुए वहीं पे बैठ गया। और जैसे ही लान वांग जी वहाँ से बाहर जाने वाला था, उसने लान वांग जी से पूछा, क्या तुम्हें पूछना नहीं चाहिए कि मुझे कैसा लग रहा है? तो लान वांग जी आंसर करते हुए बोलता है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहीं तक थी, इससे ज़्यादा मैं नहीं जानता। महारानी किंग ने मुझे तुम्हारा ध्यान रखने के लिए बोला था, और अब तुम कम्प्लीटली ठीक हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं तुम्हें यहाँ पे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। विंग, जो कि अभी अभी गहरी नींद से उठा था, उसको नहीं लग रहा था कि वांग जी उसके साथ ये सब कुछ करेगा, लेकिन वांग जी के सुई जैसे चुभने वाले शब्द उसे फिर से बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे थे। क्या लान वांग जी सच में उसकी बात नहीं सुनना चाहता? क्या नहीं करना चाहता उससे कोई बात? क्या सच में उसके आसपास होना लान वांग जी को इतना बुरा लगता है? विंग अपने आप से उस ब्लैंकेट को हटाते हुए खुद भी बेड से नीचे उतर गया और लान वांग जी के पास जाके बोला, क्या तुम्हें मुझसे कुछ नहीं पूछना? क्या तुम्हें सच में नहीं जानना कि जिस वक्त मैं बेहोश था उस वक्त मैं क्या महसूस कर रहा था? क्या तुम्हें सच में किसी बात की चिंता नहीं हुई? क्या तुम्हें सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ा जब पी हीलर्स ने तुम्हें ये बोला होगा कि मैं खुद से ही जागना नहीं चाहता? क्या तुम्हें सच में मेरे होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता? लान वांग जी की विंग की बात को यहीं पे बीच में काटते हुए बोलता है, क्या तुम जानते हो कि मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से बस चले जाओ, और जिस जगह पे मैं रह रहा हूँ तो मुझे शांति से रहने दो। लान वांग जी अपनी बात को तो कंप्लीट कर चुका था, लेकिन उसने विंग के साथ अभी तक आई कांटेक्ट नहीं बनाया था। विंग, जो कि सिर्फ और सिर्फ लान वांग जी को देखे जा रहा था, उसे लग रहा था कि शायद जो सच्चाई उसने उसे बताई है, जितनी भी सही, कम ही सही, थोड़ा सा ही सही, उसी की बेस्ट पे ही सही, लेकिन लान वांग जी उसको समझने की कोशिश तो करेगा। लेकिन नहीं, यहाँ पे लान वांग जी फिर से उसी जगह पे था जिस जगह पे वो बेहोश होने से पहले था, यानी कि अभी भी वो विंग को माफ़ नहीं करना चाहता था। विंग की आंखों में से आंसू आने लगे थे, क्योंकि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसके और लान वांग जी के बीच में इतनी बड़ी दूरी आएंगी, जहाँ पे लान वांग जी को विंग के उसके आसपास होने में इतनी तकलीफ होगी। क्या सच में विंग ने लान वांग जी को पूरी तरीके से खो दिया? ये सारी बातें अपने मन में सोचते हुए विंग बहुत बुरी तरीके से अपने आंसू को बहा रहा था, लेकिन वो और ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ाना नहीं चाहता था। इसलिए उसने लान वांग जी से बोल दिया कि ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चले जाऊँ तो मैं जा रहा हूँ, और हाँ, तुम आज के बाद पूरी तरीके से आज़ाद हो। तुम्हें जो करना है, जैसे करना है, जहाँ रहना है, जिसके साथ भी रहना है, मैं तुम्हें पूरी तरीके से आज़ाद करता हूँ। अगर तुम्हें राजमहल में रहना है तुम आ सकते हो, तुम्हें महारानी बनना है तुम रह सकते हो, और अगर तुम्हें इस जगह को छोड़ के लैंड सेक्ट वापस जाना है तो तुम वो भी जा सकते हो। इवन
अगर तुम चाहो तो तुम बच्चों को भी ले सकते हो, इससे ज़्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। आज के बाद तुम्हारी लाइफ के डिसीजन सिर्फ तुम लोगे, कोई और उसमें किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं होगा, किसी भी तरीके से इंटरफेयर नहीं करेगा। इवन अगर हमारे इस रिश्ते की भी बात भी आएगी तो भी मैं पूरी तरीके से पूरा फैसला तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। तुम्हें अगर रखना है तो तुम रख सकते हो, नहीं रखना है तो तुम तोड़ सकते हो। मैं किसी भी तरीके से ऑब्जेक्शन नहीं उठाऊंगा, किसी भी तरीके से निर्णय नहीं लूँगा और किसी भी तरीके से अब तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा। ऐसा कहते हुए विंग ने अपने बेड की तरफ अपने कदमों को बढ़ाया, वहीं से अपनी सिवियन को लिया और अपने कदमों को उस कमरे से बाहर निकाल लिया जिस कमरे को कभी वो अपना कहा करता था। अपना और लान वांग जी को उस घर से बाहर निकल गया जिस घर को उसने खुद वीलान हाउस नाम दिया था, जिस घर में उसने खुद से अपने और लान वांग जी की बहुत सारी मेमोरीज़ को बहुत प्यार से बनाया था। लेकिन शायद आज वो मेमोरीज़ अब कोई काम की नहीं है, क्योंकि जिसके साथ वो मेमोरीज थी उस इंसान को उसके आसपास होने में तकलीफ़ है और उस तकलीफ़ को विंग नहीं देखना चाहता। इसलिए विंग ने एक और फैसला लिया कि अब वो लान वांग जी के करीब तभी जाएगा जबकि लान वांग जी चाहेगा। इस वक्त उसे कोई भी धमकी नहीं मिली थी, किसी भी तरीके की का डर उसके अंदर नहीं था। उसके अंदर था तो बस एक चीज़ कि उसने लान वांग जी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है और ज़्यादा वो नहीं देना चाहता। अगर लान वांग जी सच में उससे दूर रह के खुश है तो वो अब उससे दूर ही रहेगा, चाहे लान वांग जी किसी भी तरीके का फैसला ले। वो पूरी तरीके से अपने पूरे दिल से उसको स्वीकार करेगा और उसकी रिस्पेक्ट भी करेगा, क्योंकि वो फैसला लान वांग जी ने खुद से लिया होगा। इसलिए उसका रिस्पेक्ट करना विंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। विंग वहाँ से जा चुका था लेकिन उसके आंसू अभी भी नहीं रुक रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ लान वांग जी था जो कि अपने सीने में कुछ भारीपन सा महसूस कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद आज उसके करीब आती हुई चीज़ें, करीब आती हुई खुशियाँ उसने खुद से ही अपनी दूर कर दी। लेकिन वो कर क्या सकता है। जब भी विंग उसके पास आता है, उससे बात करने की कोशिश करता है तो उसे याद आता है तो बस वही 9 साल जो कि दर्द, तकलीफ और अपमान में निकले हैं। क्या उन 9 सालों को भूलना इतना आसान होगा? क्या विंग के कुछ प्यार भरे शब्द वांग जी को इस तरीके से तैयार कर सकते हैं कि वो उन 9 सालों को भूल जाए? शायद नहीं। शायद लान वांग जी को भी अब कुछ समय तो चाहिए। इसलिए विंग को वो समय लान वांग जी को देखना होगा। इसी के साथ लान वांग जी अपने मॉर्निंग रूटीन्स के लिए निकल चुका था और विंग अपने महल पहुंच चुका था। लान वांग जी ने सही किया या गलत मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ, लान वांग जी को टाइम तो चाहिए, ये मैं ज़रूर मानती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।